Recording in progress. जल्दी। तो बेटा इसमें अभी सबसे पहले हम लोग आज करेंगे हाइड्रोजन का प्रिपरेशंस पढ़ रहे थे हम लोग कि हाइड्रोजन को कैसे प्रिपेयर करना है। आज हाइड्रोजन की प्रिपरेशन का एक प्रोसेस है जिसका नाम होता है बॉश प्रोसेस। एनसीईआरटी में एज सच नाम गिवन नहीं है और इस रिएक्शन को एनसीईआरटी में क्या बोल रखा है, वाटर गैस रिएक्शन। ठीक है, अब ये देखो रिएक्शन हो कैसे रही है। वाटर गैस क्या होता है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको ये जानना है कि वाटर गैस हम लोग किसको बोलते हैं। तो वाटर गैस हम लोग बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन के मिक्सचर को हम लोग क्या बोल देते हैं, वाटर गैस जो है वो बोल देते हैं। इस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को बेटा जब हम लोग क्या करते हैं, जब इसके अंदर से स्टीम पास करते हैं, क्या करते हैं, जब इसके अंदर से स्टीम पास करते हैं, कौन कौन से कैटलिस्ट यूज करते हैं, आयरन का ऑक्साइड प्लस क्रोमियम का ऑक्साइड 773 केल्विन पे। तो हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रही है प्लस क्या फॉर्म हो रहा है, साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो फॉर्म हो रही है। ठीक है, इसको देखो, इसको ना हम लोग क्या बोलते हैं, साथ में इसको एक और नाम है इसका, इसको वाटर शिफ्ट रिएक्शन भी बोल देते हैं। अब इसको वाटर शिफ्ट रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं आप ये देख लो, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का कॉम्बो जिसको हमने वाटर गैस बोला, उसके अंदर से जब हमने स्टीम पास की, ये कैटालिटिक कंडीशंस और टेम्परेचर है, किसमें चेंज हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो वाटर से ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाती है और वाटर खुद किस में चेंज हो जाता है, हाइड्रोजन में चेंज हो जाता है। एससी बोलो, ये Fe2O3Cr2 ये कैटलिस्ट का काम करता है। ठीक है ना, इनको जो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बस रिएक्शन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कैटलिस्ट बोल देते हैं। अब इस पर्टिकुलर केस में हम लोगों के पास Fe2O3 एज ए कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं। कौन सी रिएक्शन बेटा, इसको हम लोग बोल देते हैं वाटर शिफ्ट रिएक्शन जो है वो हम लोग इसको बोल देते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आता है कि ये जो वाटर गैस हमने यहाँ पे प्रिपेयर की है या यूज की है वो कैसे प्रिपेयर करते हैं, वाटर गैस का जो प्रिपरेशन है वो कैसे रहता है, ये देखना जरा। वाटर गैस में हम लोग प्रिपेयर करने के लिए मीथेन को लेते हैं, साथ में वाटर लेते हैं और कितने टेम्परेचर पे, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है 1270 केल्विन। और कौन कौन से कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, निकल और क्रोमियम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं। क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का फॉर्मेशन जो है वो इस केस में होता है। इस रिएक्शन को हम लोग बस ये वाटर गैस को प्रिपेयर करने का रिएक्शन, ये हमारे पास इसका कॉम्बो जो है वो इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, वाटर गैस बोल देते हैं। तो ये बेसिकली वाटर गैस को प्रिपेयर करने वाला रिएक्शन है। ठीक है, जिसको हम लोग ये बोल देते हैं। क्लियर हो गया ये वाला वाटर गैस। बॉश प्रोसेस इज वाटर गैस रिएक्शन, जिसमें वाटर गैस को, वाटर गैस का प्रेपरेटरी रिएक्शन नहीं है, जिसमें हम लोग वाटर गैस को स्टीम से पास करते हैं और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जो है वो हमें मिलता है। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वाटर शिफ्ट रिएक्शन जो है वो बोल देते हैं। अब वाटर गैस रिएक्शन भी इसको बोल देते हैं और तीसरा नाम इसका बॉश प्रोसेस है। तीनों सेम ही चीज है। नीचे मैंने बताया वाटर गैस का प्रिपरेशन कैसे करना है, मीथेन के अंदर से स्टीम पास हो रही है 1270 केल्विन पे। अब ना एक चीज समझ लो, ये आपके दिमाग में ना निकल क्रोमियम, ये कैटलिस्ट का क्या काम है। अब ये देखो ये किस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, कॉमन सेंस से बताओ, गैस में। 1270 पे वाटर किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, वो भी गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है, गैस को गैस से रिएक्ट कैसे करवाएं, मतलब ये थोड़ी ना इधर से कार्बन डाइऑक्साइड फेंक रहे हैं, इधर से दूसरी साइड से वाटर की गैस फेंक रहे हैं, हवा में तो रिएक्ट करेगी नहीं। कोई भी रिएक्शन के होने के लिए एक सरफेस चाहिए जहां पे वो दोनों प्रोडक्ट्स या रिएक्टेंट्स प्रेजेंट होके हमारे पास प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन जो है वो कर रहे हैं। तो हम लोग इसमें निकल क्रोमियम, क्योंकि ये थोड़े से हेवी मेटल है, इनके ऊपर जो है ये गैसेज आराम से स्टे कर जाती हैं। ठीक है, जो इसके बीच में इंटरस्टिशियल साइट्स होती है ना, जैसे देखो मान लो ये निकल का एटम, ठीक है, इसके अंदर देखो जो ये वाला पोर्शन है
इसके अंदर ये गैसेस जो है वो क्या कर जाती हैं, रिसाइड कर जाती हैं। रिसाइड करने का मतलब समझते हो, गैसेस आके बैठ जाती हैं, फिट हो जाती हैं और आराम से उनको जगह और एरिया मिल जाता है रिएक्ट करने के लिए। तो बेसिकली ये काम है हम लोगों के पास किसका, एज ए सॉलिड कैटालिस्ट का। ठीक है, आई होप ये वाला जो है वो हमारे पास आपको, और ये बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से जैसी गैस बनेगी वो बाहर रिलीज हो जाएगी, उसको हम लोग कलेक्ट कर लेंगे, ये वहीं के वहीं पड़े रहेंगे। इसका कोई काम नहीं है रिएक्शन पे, सिर्फ एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करने वाला काम जो है ये हम लोगों के पास कर रहा है। ठीक है, उसके बाद बेटा वाटर गैस को ना, एक यहाँ पे ना छोटी छोटी टर्म्स हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। वाटर गैस को हम लोगों ने क्या बोला था, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर भी बोला ना। इसका एक और नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं सिन गैस, SYN, सिन गैस। अब ये सिन गैस से मतलब क्या है, इट इज बेसिकली सिंथेसिस गैस। ये नाम जो है कहां से दे रहा है, वो है सिन हमने उठाया सिंथेसिस से, और गैस हम लोग यूजुअली यूज कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आता है इसको सिन गैस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो गैस का कॉम्बो है, मतलब यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर का जो कॉम्बो है, वो हम लोगों के पास बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने का काम जो है वो कर रहा है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं यही सिन गैस या वाटर गैस ले लूं, जिसको दोनों का सेम ही नाम है, ये वाला कैटालिटिक कंडीशन अगर मैं यूज करूं तो मेरे पास मिथेनॉल का प्रेपरेशन होगा, इसको हम लोग बोलते हैं मिथेनॉल। तो देखो, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उसको फॉर्म कर रहे हैं, या दूसरी टर्म में समझो कि उसको सिंथेसाइज कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिससे जितने मर्जी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप बनाते हो, एक बार ये बन जाए ना, इससे जितने मर्जी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हो, जब हाइड्रोकार्बन्स करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा ये कि एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड कैसे बनाना है। क्योंकि इस गैस का कॉम्बो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक कंपाउंड्स को फॉर्म करने में हेल्प कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग सिन गैस बोल देते हैं। या दूसरी लैंग्वेज में समझो, क्योंकि वाटर गैस का जो कॉम्बो है वो पर्टिकुलर कैटालिटिक और टेम्परेचर कंडीशंस पे हम लोगों के पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने में हेल्प कर रहा है। सिंथेसाइज वर्ड यूज कर रहा हूं तो ये सिन गैस है। क्लियर हो गया बेटा ये वाला? ठीक है, बस ये है, देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट अल्टीमेटली लर्न करना, ठीक है ना, अल्टीमेटली आपको याद करना, एक्सेप्शंस पे फोकस, रिएक्शंस की प्रैक्टिस जो है वो आपको करनी पड़ेगी। तो ये चीज आप समझ लो यहाँ पे, कि यहाँ पे एक और चीज लिख लेना, इसका जो प्रेशर है ना वो 200 ATM होता है इस पर्टिकुलर केस में। बेटा एक चीज मैं और बता दूं, जब ये हाइड्रोजन आप करोगे ना, तो एक काम करना, जब आप नोट्स बनाओगे ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, तो आपके पास एक ऐसा पेज होना चाहिए, चाहे चैप्टर के स्टार्टिंग में रख लो चाहे चैप्टर के लास्ट में रख लो, जिसमें जितनी रिएक्शंस उस चैप्टर की है ना, जितनी भी रिएक्शंस एनसीईआरटी में गिवन है, या जो मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ नोट्स में दे रहा हूँ, इधर दे रहा हूँ उधर दे रहा हूँ, सारी एक पेज पे लिख लो, तो आराम से आपका जो है वो रिवीजन करते हुए रिएक्शन कोई नहीं भूलेगी, एक पेज पे सारी है। हर रोज जब पढ़ने लगे तो सबसे पहले रिएक्शन पढ़ ली, उसके बाद तो थ्योरी होती है। थ्योरी लर्न करनी आसान है, क्योंकि थ्योरी एक कॉन्सेप्चुअल पैटर्न पे चलती है, रिएक्शंस लर्न करनी मुश्किल है। एक अलग जगह कुछ सेग्रीगेट कर लो, उसको बार बार रिवाइज करते रहोगे तो 200 ATM प्रेशर है बेटा इसका, ठीक है। ये 200 ATM जो है वो हम लोगों के पास इसकी प्रेशर वाली कंडीशंस जो है वो हमारे पास आ जाती है। आगे देखो, अभी ये सिन गैस की ही कहानी मैं बता रहा हूं। एक ना प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कोल गैसिफिकेशन भी बोल देते हैं। कोल गैसिफिकेशन क्या बोल देते हैं, इसको ध्यान से समझना। कोल इज अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कोल जो है वो हमारे पास क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। इसको अंदर से अगर मैं वाटर पास करूं और कितना टेम्परेचर रखूं, 1270 केल्विन, मतलब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में, या स्टीम पास करूं, तो हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है, CO+H2। ये कौन सी गैस है, अभी मैंने इसके 3 नाम दिए आपको। इसको वाटर गैस भी बोल देते हैं, इसको सिन गैस भी बोल देते हैं, ठीक है। और ये क्या, ये बॉश प्रोसेस जो है, ये बॉश प्रोसेस नहीं है, बॉश प्रोसेस अलग है। अब ये देखो, बॉश प्रोसेस हम लोगों ने मीथेन से वाटर गैस प्रोड्यूस कर,
यहाँ पे हम लोग कोल से वाटर गैस प्रोड्यूस करते हैं। सेम मतलब प्रोडक्ट हमारे पास सेम है, लेकिन जो रिएक्टेंट लिया वो अलग है। एक केस में मीथेन लिया जिसको हमने जो है वो वॉश प्रोसेस बोल दिया। अब इस केस में कार्बन लिया और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जो है वो प्रिपेयर की ऐसी रिएक्शन को जिसमें ये जो कार्बन है ना, ये प्योर फॉर्म ऑफ कोल है, जिसको ना हम लोग कोक बोल देते हैं। आपने शायद ये क्लास 8th में पढ़ा हुआ है कि कार्बन की एक फॉर्म है जिसको कोक बोलते हैं। उसके अंदर से स्टीम पास करेंगे तो वाटर गैस जो है वो प्रिपेयर हो रही है। इस प्रोसेस को जहां पे हम लोग कोल यूज करते हैं वाटर गैस या सिन गैस को प्रिपेयर करने के लिए, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोल गैसिफिकेशन। मैं ना अभी तक जो बकवास करी है ना, एक लाइन में या 2 लाइन में समराइज कर रहा हूँ, ध्यान से लिख लेना, क्योंकि हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। तो एक मिनट, मीथेन को स्टीम पास करना एक केस लिया, एक केस हमने लिया कार्बन से स्टीम पास करना। कैटालिटिक कंडीशंस अपने आप याद कर, दोनों केसेस में हमारे पास एक ही प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, वो क्या, वाटर गैस बोलते हैं इसको। इसको हम लोग सिन गैस भी बोल देते हैं और इसको सिंथेसिस गैस भी बोल देते हैं। और ये है क्या, CO+H2। इस वाले प्रोसेस को बोल देते हैं क्या हम लोग, कोल गैसिफिकेशन। इस वाले प्रोसेस को जिसमें हमने कोक यूज किया स्टीम के साथ, और ऊपर वाला प्रोसेस जिसमें हमने मीथेन यूज की है स्टीम के साथ, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वॉश प्रोसेस भी बोल देते हैं। तो ये इन शॉर्ट स्टोरी थी जो अभी तक हम लोग बात करते आ रहे वो वॉश प्रोसेस। बेटा एक मिनट, यहाँ पे गलती होगी एक ना, सुन लो। मीथेन को स्टीम से प्रिपेयर कर सकते हैं हम लोग सिन गैस। जो वॉश प्रोसेस था उसमें भी हम लोग यही प्रिपेयर कर रहे थे, लेकिन कैसे कर रहे थे ना, इसको यूज कर रहे थे, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन को यूज करके साथ में क्या पास कर रहे थे, स्टीम पास कर रहे थे, जिससे हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही थी। वॉश प्रोसेस इज बेसिकली द प्रोसेस टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। वाटर गैस सिन गैस से कोई लेना देना नहीं है उसका। मैंने गलती से उसको मीथेन वाले को स्टीम से, वो नहीं है, वो अलग रिएक्शन है, ये अलग रिएक्शन है। आई होप ये सेग्रीगेटेड हो गया। 3 ही रिएक्शन देखिए, ये यहाँ पे समराइज हो गया। ऊपर वाली वॉश है, दूसरे केसेस में वाटर गैस और सिन गैस हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। बेटा सबसे ज्यादा प्योर हाइड्रोजन बेरियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जो है वो फॉर्म होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन निकल रहा है ना, उसमें साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड का भी मिक्सचर प्रेजेंट हो। क्यों, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंट है, कुछ ना कुछ वो गैस भी रिलीज होती है, प्योर फॉर्म में नहीं होता। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग बेरियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलिसिस, किसमें, निकल कैटलिस्ट के अंदर, अगर आपको याद हो गया हो। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ, अब मैं आगे बता रहा हूं बेटा, लेंस प्रोसेस। ये रिएक्शन ऑलरेडी आपको आती है, ठीक है, बस इसमें नामकरण करना है इसका। आपको याद है आयरन को स्टीम से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है, ठीक है, ये रिएक्शन होती है अप्रोक्सीमेटली 1023 से 1073 केल्विन। क्या बनता है, कल भी बताया था, Fe3O4 बनता है, प्लस साथ में क्या रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस जो है वो हमारे पास रिलीज होती है। इस प्रोसेस को जिसमें हम लोग आयरन के ऊपर से स्टीम पास करके हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम लोग अपने पास जो है वो क्या बोल देते हैं, लेंस प्रोसेस जो है वो बोल देते हैं। क्लियर है ये वाला सारा? नहीं, क्यों नहीं होता इतना टेम्परेचर, इतने टेम्परेचर पे स्टीम होगी यार। देखो नहीं होगा उसमें, ये पर्टिकुलर कैटालिटिक कंडीशंस पे ही आपके पास डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन होगा। अब इस प्रोडक्ट को ना, एक मिनट मैं आपका क्वेश्चन ले रहा हूँ, इस प्रोडक्ट की ना यील्ड बहुत ज्यादा है। आप ये देख लो, 1 मोल आयरन से अपने पास 4 मोल हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस होता है। यील्ड बहुत ज्यादा है इसकी, यील्ड टू मतलब जो अमाउंट लगा रहे हैं उसका। अब यहाँ पे मतलब जो हम लोग वाटर डाल रहे हैं और उस हिसाब से यील्ड काफी अच्छी मिल जाती है इस पर्टिकुलर रिएक्शन। अब आप क्या पूछ रहे हो, बोलो। रस्टिंग नहीं है ये, पहली चीज, ये स्टीम के साथ रिएक्शन है। रस्टिंग की रिएक्शन अलग है। रस्टिंग में क्या होता है, आयरन ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करके
क्या बना रहा है, Fe2O3.XH2O बना रहा है। ये फॉर्मूला है बेटा रस्ट का। ये वो रिएक्शन से कंपेयर मत करो क्योंकि उसमें Fe3O4 जो है वो हम लोगों के पास प्रोड्यूस हो रहा है, जबकि यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, चलो अब मैं बेटा आगे डिस्कस कर रहा हूँ क्या, हाइड्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो हम लोगों के पास क्या होती हैं। ठीक है, इसको देख लेना। पहले तो बताओ हाइड्रोजन नेचर के अंदर किस फॉर्म में अवेलेबल है मैक्सिमम। पूरा यूनिवर्स जो है ना वो H2 से मिलकर बना हुआ हाइड्रोजन ही है। पूरा सन सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है जहां से एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। ठीक है, दूसरा ये गैस है हम लोगों के पास क्या, कलरलेस। ठीक है, ये कलरलेस गैस है। उसके बाद ऑर्डरलेस है। ऑर्डरलेस का मतलब क्या होता है, और उसके बाद क्या, टेस्टलेस। ठीक है, इसको अगर तुम लोग टेस्ट करोगे तो, और लेकिन ये बहुत ज्यादा कंबस्टिबल। कंबस्टिबल समझते हो, आग लग जाते हैं इसमें, इसलिए हाइड्रोजन फ्यूल हम लोग रॉकेट्स वगैरह में, या आने वाले टाइम में बहुत सारी आजकल रिसर्चेस चल रही हैं जिसके अंदर होंडा जैसी कंपनी होगी या और बाकी टोयोटा जैसी कंपनीज होगी, वो ट्राई कर रही हैं किसके ऊपर आने के लिए, हाइड्रोजन फ्यूल शिफ्ट करने के लिए। लेकिन हो नहीं पा रहे अभी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उसकी, क्योंकि अवेलेबिलिटी हाइड्रोजन की हर जगह पे नहीं है। इतने सारे पेट्रोल पंप खोलना मुश्किल है, और इतने सारे पेट्रोल पंप पे हाइड्रोजन रखना वो एक हाइड्रोजन बम की तरह ही एक्ट करेगा। ठीक है ना, मान लो कोई आतंकवादी हमला हो जाए, हाइड्रोजन बम के ऊपर छोटा मोटा बम फेंक दे तो सारा एरिया खत्म हो जाएगा। तो बहुत सारे उसके कॉन्स्ट्रेंट्स हैं जिसकी वजह से अभी उसकी फिजिबिलिटी बोल लो या प्रैक्टिकलिटी बोल लो, वो थोड़ा सा टफ है। हो सकता है आने वाले टाइम में इस तरह के सिलेंडर्स बन जाए या इस तरह के कंटेनर्स बन जाए जिसमें हम लोग उसको इजीली स्टोर कर सके, ताकि इस तरह के वेपन्स का बोल लो या छोटी मोटी लीकेजेस का बोल लो कोई इम्पैक्ट ना हो। मतलब अगर हम लोग प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लेंगे तो हो सकता है आने वाले टाइम में हाइड्रोजन फ्यूल पे शिफ्ट हो जाए। फिर ये पेट्रोल वाला झंझट जो है तो, पेट्रोलियम की अवेलेबिलिटी तो यार इतना पुराना यूज हो रहा है पेट्रोल हम लोगों के पास की हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी तो पूरी दुनिया में हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है। वो तो निकल जाती है, वो तो प्रोसेसेस हैं हाइड्रोजन को प्रिपेयर करने के, उसमें इतने सारे प्रोसेसेस प्रिपरेशन ही देख रहे हैं हम लोग जिसमें हाइड्रोजन एज ए यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये चीज है, बस ये इसकी मेन मेन प्रॉपर्टीज है नेचर के अंदर। ये डाई एटॉमिक फॉर्म के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। एयर से लाइटर होती है, एक चीज आप और याद रखो, एयर से लाइटर होती है, इसलिए हमारे एटमॉस्फेयर में इसका अमाउंट बहुत कम है, क्योंकि जो भी लाइटर गैस है वो ऊपर उठ जाती है। ठीक है ना, यहाँ पे लिख देते हैं इसको, इट इज लाइटर देन एयर। एयर से लाइटर होने की वजह से ये थोड़ा सा ऊपर जो है वो उठ जाती है। अब ध्यान से सुनना जो चीज मैं बोल रहा हूँ, वो क्या कि एक ना एलिमेंट है, दो तीन एलिमेंट्स हैं जिसके साथ बहुत प्यार है इसका, पैलेडियम, प्लेटिनम और निकल। ये हाइड्रोजन का बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस के अंदर घर है। घर से मतलब क्या है, मैं फिर दोबारा इस वाली फिगर पे आ रहा हूँ, क्योंकि ये जितने भी मेटल्स मैंने प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल की बात करी ना, इनका साइज थोड़ा सा बड़ा है, और जो इसके अंदर ये स्पेसिस प्रेजेंट है ना ये वाले, और हाइड्रोजन बहुत छोटे साइज की है। ठीक है, तो इन स्पेसिस में आराम से रिसाइड कर जाते हैं। मतलब अगर मेरे को हाइड्रोजन कहीं पे लेके जानी हो या ट्रांसपोर्ट करनी हो तो मैं मेटल के अंदर फिट कर सकता हूँ उसको, आराम से उसके अंदर रिसाइड कर जाता है। ठीक है, रिएक्शन करवानी हो तो भी आराम से उसके अंदर जो है वो रिसाइड कर जाती है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये शायद नोट्स में नहीं लिखा हुआ तो आप इसको यहाँ से उतार लेना अपने पास। पैलेडियम जो है वो एक ऐसा मेटल है जो अपने वॉल्यूम से 1000 टाइम्स ज्यादा हाइड्रोजन जो है वो स्टोर कर सकता है, अपने वॉल्यूम से 1000 टाइम्स ज्यादा। मतलब अगर मान लो उसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है हमारे पास पैलेडियम का, तो उसके ऊपर 1000 मीटर क्यूब हाइड्रोजन के जो है वो हम लोग स्टोर कर सकते हैं। अब ये ना क्वेश्चन तो फैक्ट तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन समझ से परे हो जाता है कई बार कि भैया जगह ही अगर 1 मीटर क्यूब की है उसके अंदर, तो उसमें 1000 मीटर क्यूब वॉल्यूम का क्या सेंस बन रहा है। ध्यान से सुनना, हाँ वो भी हाइड्रोजन की वॉल्यूम नहीं, हाइड्रोजन की वॉल्यूम देखना। अब देखो वॉल्यूम से क्या मतलब है, PV इज इक्वल टू nRT फॉर्मूला होता है हम लोगों के पास, चैप्टर 1 में हमने डिस्कस किया था, आपने नहीं पढ़ा हुआ तो मैं आपको बता देता हूँ। प्रेशर इनटू वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो N टाइम्स RT के बराबर होता है। N क्या है,
नंबर ऑफ मोल्स, टी क्या है हमारे पास टेम्परेचर है। ये नहीं पढ़ रखा तो आपको एक चीज जरूर याद होगी, एसटीपी पे या एनटीपी पे कोई भी गैस जो है वो 22.7 लीटर की होती है, ये तो पता है ना। एक मोल गैस 22.7 लीटर लेती है, एक मोल गैस जो है। अब यहां से हमने निकाला हाइड्रोजन का वॉल्यूम, एक मोल हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास कितना वॉल्यूम ले, तो वो वॉल्यूम एक्चुअली यहां से कैलकुलेट हुआ है, वो उसके इंटरसेलुलर स्पेसिस पे डिपेंड नहीं कर रहा। मतलब अगर मान लो मैं क्या लूं, मैंने प्लेटिनम ले लिया और मैं यहां से मल्टीप्लाई करके 1000 लीटर प्रिपेयर कर रहा हूँ, 1000 लीटर के लिए मेरे को कितने मोल्स चाहिए होंगे, हो सकता है 1000 लीटर के लिए मेरे को 50 मोल्स जो है वो चाहिए होंगे हाइड्रोजन। 50 मोल का, यार देखो नहीं समझ आया, एक मिनट सुन लो। 22.7 लीटर के अंदर जो है वो हमारे पास एक मोल हाइड्रोजन प्रेजेंट, 22.7। ये फैक्ट है जो चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था। अब ध्यान से सुनना, 1 लीटर के लिए कितना चाहिए, 1/22.7 मोल हाइड्रोजन चाहिए, सिंपल यूनिटरी मेथड लगाओ। और 1000 लीटर के लिए कितना चाहिए, 1/20। इसको थोड़ा रफली कैलकुलेट करना, इसको अगर आप रफली कैलकुलेट करोगे ना तो मुझे लगता है शायद ये 50 के आसपास जो है या 45 के आसपास जो है वो आ जाएगा। तो इसका मतलब मेरे को सिर्फ मान लो 50 मोल ले रहा हूँ, 50 मोल का जो हाइड्रोजन का अमाउंट लिया और उसको पैलेडियम 1 मीटर क्यूब वाले में आराम से फिट कर सकते हैं, ये मतलब है इसका। मतलब मोल सिर्फ 50 ही है हमारे पास, उनका वॉल्यूम एसटीपी पे 1000 लीटर। नहीं समझे? आप समझे? थोड़ा समझे, थोड़ा समझे तो दोबारा पूरा समझो। एसटीपी नहीं पता फिर मैं कुछ नहीं कर सकता अभी, अभी रुक जाओ क्योंकि एसटीपी वाला लेक्चर नहीं है। ठीक है, एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एक होता है एनटीपी, उसको बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर। एसटीपी में जो वॉल्यूम होता है वो हमारे पास, आप ये समझ लो एनटीपी का जो वॉल्यूम होता है वो 22.7 लीटर। 22.7 लीटर वॉल्यूम में कितने मोल गैस होती है, एक मोल, चाहे कोई सी भी गैस हो, होएगी एक मोल, कोई सी भी, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, हाइड्रोजन की बात करो, ऑक्सीजन की बात करो, अपना कार्बन डाइऑक्साइड की बात करो, किसी भी गैस की बात कर लो आप, एक मोल गैस का वॉल्यूम 22.7 लीटर है इररिस्पेक्टिव ऑफ गैस। 1000 लीटर मतलब कितनी गैस होगी, 50 मोल। तो आप ये समझ लो कि पैलेडियम के अंदर अगर मैं 1 मोल पैलेडियम लूं तो वो 50 मोल हाइड्रोजन को स्टोर कर लेगा। सिंपल, मैं कॉमन सेंस से बता रहा हूं कि उससे 1000 गुना ज्यादा कोई सेंस नहीं है। 1000 गुना ज्यादा गैस अपने ऊपर स्टोर कर रहा है, मतलब 1 मोल प्लेटिनम कैन स्टोर अप टू 50 मोल ऑफ हाइड्रोजन। नहीं समझे? क्योंकि 50 मोल हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है वो हमारे पास 1000 लीटर के आसपास जो है वो बन जाता है। ठीक है, थोड़ा रफ आइडिया ले लो आपके, मतलब ये किस तरह से हो रहा है, बाकी तो आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग। प्लीज फोन बंद कर लो, आगे बढ़ रहे हैं बेटा हम लोग ना। ये तो थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। अब आगे बात करते हैं इसकी केमिकल तो बेटा एक और चीज समझ लो आप, वाटर के अंदर ये गैस इनसॉल्युबल है। हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज की, वाटर में नहीं घुलती है, कौन सी गैस, हाइड्रोजन। दूसरा पॉइंट, न्यूट्रल है। न्यूट्रल किस पे, लिटमस पेपर। मतलब क्या, ना तो ये एसिडिक है ना ही ये बेसिक है। तो कितनी अजीब सी बात है, आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट देखें तो H पॉजिटिव होता है जो एसिडिक है, लेकिन हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है। थोड़ा सा अजीब लगता है देखने में, क्योंकि देखो ना, H पॉजिटिव जो रिलीज करता है वो एसिडिक है, मतलब जो हाइड्रोजन रिलीज करता है वो एसिडिक है, लेकिन H2 एसिडिक नहीं है। H2 हमारे पास हाइड्रोजन रिलीज नहीं करती है, ये बात आप अपने दिमाग में उठा। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? ठीक है, नेक्स्ट मैंने ये बताया था कि ये इसके फेवरेट मेटल्स हैं, इनके ऊपर आके ये बैठ जाती है। कोई भी केमिकल रिएक्शन, अब ना ये आप ये दोबारा से समझ लो, कोई भी केमिकल रिएक्शन है अगर हम लोगों के पास जिसमें हमें हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाना है, तो उसमें हम लोग हाइड्रोजन को पैलेडियम पे डाल देते हैं, उसके बाद उसकी रिएक्शन जो है वो करवा देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा, आगे का जो काम है अभी, इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी, ऑफ
डाई हाइड्रोजन। ठीक है, अगर मैं डाई हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो जो एच एच बॉन्ड होता है ना बेटा, इसके अंदर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है, उसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है, मतलब उसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बहुत ज्यादा हाई है। बहुत ज्यादा हाई एनर्जी होने की वजह से ये गैस थोड़ी सी हमारे पास क्या रहती है, इनर्ट रहती है। इनर्ट से मतलब समझते हो, रिएक्ट ना करना। इनर्ट का मतलब है ये गैस इजीली रिएक्ट नहीं करती है, क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो हमारे पास बहुत ज्यादा है। ये बहुत स्पेसिफिक टेम्परेचर्स पे, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर्स पे अगर हम लोग रिएक्शंस करवा रहे हैं तो ये गैस रिएक्ट करती है, ऐसे रिएक्ट नहीं करती। आपने आज ही देखा है जो अभी हमने केमिकल रिएक्शंस करी, सब में टेम्परेचर 1200 1300 बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर था, जिस केसेस में रिएक्शंस जो है वो रिएक्ट ना कर। ठीक है ना, इनर्ट का मतलब होता है जब कोई चीज रिएक्ट नहीं कर रही है उसको हम लोग इनर्ट जो है वो बोल देते हैं। अब आप ना ये समझ लो कि हाइड्रोजन को अगर मेरे को ब्रेक करना हो टेम्परेचर इंक्रीज करके, तो 2000 केल्विन टेम्परेचर पे सिर्फ 0.081% हाइड्रोजन जो है वो ब्रेक करती है। 2000 केल्विन टेम्परेचर पे 0.081 और 5000 केल्विन टेम्परेचर पे 95.5% H2 का जो मॉलिक्यूल है वो टूट जाए। मतलब इवन आप ये देख लो, इनर्टनेस की बात कर रहे हैं, मतलब 2000 तक भी टेम्परेचर होगा ना तो भी सिर्फ 0.081% ही ब्रेक हो। ठीक है, जबकि 5000 तक लेके जाएंगे तो 95%, 5% फिर भी बच जाएगी और ज्यादा। H2 के मॉलिक्यूल की बात, H2 के मॉलिक्यूल को अगर ब्रेक करना हो तो इतना टेम्परेचर अपने को चाहिए। नहीं मतलब एक मॉलिक्यूल की बात नहीं हो रही है, ऐसे तो बहुत सारी हाइड्रोजन ले रखी है ना, उसका टेम्परेचर हमने करा ज्यादा तो 95% मॉलिक्यूल्स H में ब्रेक कर जाएंगे। मतलब H2 का जो मॉलिक्यूल है वो 2H में चेंज हो जाएंगे 95%। कितने टेम्परेचर पे? 5000 केल्विन पे जो है तो इतने मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो इससे ये पता लगता है बहुत ज्यादा इनर्ट है। दूसरा बेटा, हाइड्रोजन जब हैलोजन से रिएक्ट करती है, ठीक है, हाइड्रोजन जब हैलोजन से रिएक्ट करती है, इससे मतलब क्या है, जैसे H2 + Cl2, ये हमारे पास क्या फॉर्म करेगी, HCl फॉर्म करेगी। ठीक है, Br2 के साथ क्या फॉर्म करेगी, HBr फॉर्म करेगी। ठीक है, उसके बाद F2 के साथ क्या फॉर्म करेगी, HF फॉर्म करेगी। I2 के साथ क्या फॉर्म करेगी, HI जो है वो फॉर्म करेगी। ठीक है, ये रिएक्शन यूजुअली जो है हम लोग या तो यूवी रेडिएशन यूज करते हैं या लाइट यूज करते हैं थोड़ी हाई फ्रीक्वेंसी की, उससे इजी हो जाती है ये रिएक्शन। लेकिन ये जो फ्लोरीन के साथ वाली रिएक्शन है ना, ये बात मेरी ध्यान से सुन भी लेना, नोट भी कर लेना। मतलब H2 की जो फ्लोरीन के साथ रिएक्शन है जिसमें HF बन रहा है, ये रिएक्शन डार्क के अंदर भी प्रोसीड कर जाती है। ठीक है, जबकि आयोडीन वाली जो है ये सबसे स्लो है और ये वाली जो है वो सबसे क्या है, फास्ट है। क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है, तो इवन लाइट अगर नहीं भी दे रहे तो भी रिएक्शन हो जाएगी। जबकि आयोडीन के केस में जो है रिएक्शन काफी स्लो है, इवन हमें एक्सटर्नल कैटलिस्ट्स भी यूज करने पड़ सकते हैं जब हम ये वाली रिएक्शन करवा रहे हैं। बेटा समझ में आ गया? लेकिन फ्लोरीन वाली फास्ट भी है और बिना लाइट की हो जाती है, तो डार्क में भी हो जाती है, जबकि आयोडीन वाली स्लो है और उसको जो है हम लोगों को इवन आप लगा लो कैटालिस्ट साथ में यूज करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको अपने दिमाग में बिठानी है। उसके बाद एक चीज और आप अपने दिमाग में बिठा लो कि अगर मेरे को मान लो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करूं, ठीक है, हाइड्रोजन का एक्शन किसके साथ है, देखो ये नॉन मेटल है हमारे पास, ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है। अभी टेम्परेचर कंडीशंस देख लेना, 970 केल्विन टेम्परेचर ले लो, या क्या दे दो इसको, शॉक दे दो, एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दे दो, तो ये किसमें चेंज हो जाता है, वाटर के अंदर चेंज होता है। मतलब H2 + O2 970 केल्विन पे शॉक दे दो, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दे दो, तो वाटर जो है वो इसके अंदर से बाहर निकल जाता है। अब ये रिएक्शन काफी एक्सोथर्मिक है, ठीक है, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो इस रिएक्शन के अंदर प्रोड्यूस हो रही है।
वैसे ना ये कॉमन सेंस है, शायद आप इस चीज को जज कर पाओ। ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन भी गैस खुले घूम रहे हैं मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन भी गैस है मॉलिक्यूल्स खुले घूम रहे हैं। वाटर क्या है? लिक्विड है। वाटर लिक्विड है, मतलब जो मॉलिक्यूल्स इतनी ज्यादा उनके अंदर पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी वो इधर उधर दौड़ते फिर रहे थे, अब वो सारी कंबाइन करके वाटर बन गया। इसका मतलब उन्होंने बहुत सारी एनर्जी रिलीज कर दी। तो यहाँ से कॉमन सेंस देखो, मतलब ये सिर्फ दिमाग लगाने का तरीका है। क्या रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, सोच सकते हैं हम लोग भी बहुत सारे केसेस में, अगर हम लोग थोड़ा सा टेक्निकली इसको समझ गए ना। पहले बहुत सारी एनर्जी थी क्योंकि वो गैसियस फॉर्म में थी, अब वो लिक्विड फॉर्म में है। इसका मतलब गैस की एनर्जी तो ऑब्वियसली रोटेशनल एनर्जी, गैस का मॉलिक्यूल घूम भी रहा है, रोटेट भी कर रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी है, उसका सब कुछ है। अब लिक्विड के केस में बहुत ज्यादा कम है, गैस फ्लूइड बन गया। फ्लूइड बन गया तो उतना नहीं घूम पा रहा, तो जो वो गैप वाला एनर्जी है वो उसमें रिलीज कर दिया, बात खत्म। समझ में आ गया ये वाला पॉइंट? फिर वही बात, जनरलाइज नहीं करना इसको, कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ। पता क्या है, 2-4 एक्सेप्शन बीच में खड़ी हो जाती है केमिस्ट्री में। अब इस टाइम पे मुझे भी याद नहीं है कि हर गैस को जब लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है क्या, वो डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन मैं इस केस में बता रहा हूँ कि आपको सोचना कैसे, बहुत सारे केसेस में आप सोच सकते हो। एक मतलब कॉमन सेंस लगाने का वे है कि मॉलिक्यूल की रैंडमनेस जो है वो क्या होगी है, कम। रैंडमनेस, जो पहले बहुत रैंडमली मॉलिक्यूल्स घूम रहे थे, अब वो रैंडमनेस जो है, हाँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसमें, ठीक है ना। वाटर के केस में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बहुत ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ रहे हैं। हाइड्रोजन का नॉन मेटल्स से एक्शन हमने देख लिया। अब देखो मेटल्स के साथ ये क्या कर रहे हैं। जैसे मान लो हाइड्रोजन है, ये क्या बनाएगा बेटा, ये बताओ मेरे को फटाफट से। NH, कैल्शियम के साथ अगर हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या बनाएगा, CaH2। ये बड़ा फेमस मॉलिक्यूल है ये क्या, पहले बता दो मेरे को। ये है हमारे पास हाइड्राइड, क्योंकि इसमें H नेगेटिव है। क्यों H नेगेटिव है? क्योंकि सोडियम ने अपना आउटर शेल का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दान में दे दिया, तो हमारे पास क्या मॉलिक्यूल बना, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो Na पॉजिटिव H नेगेटिव। तो इसको क्या बोल देते हैं, हाइड्राइड जो है वो बोल देते हैं। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चंस मैंने नीट एग्जाम्स में देखे हुए हैं ये वाले, कौन से, which of the following molecule is a hydrolith? CH, हाइड्रोलिथ। मैं लिख देता हूँ स्पेलिंग, हाइड्रोलिथ बोलते हैं इस मॉलिक्यूल, इसका नाम है ये हाइड्रोलिथ, ठीक है। CaH2 मॉलिक्यूल जो है वो हम लोगों के पास क्या है, हाइड्रोलिथ मॉलिक्यूल का जो है नाम, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं बेटा। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पे हाइड्रोजन एज ए, हम केमिकल प्रॉपर्टीज कर रहे हैं ना, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पे हाइड्रोजन एज ए क्या एक्ट कर रही है, रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो एक्ट कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन आपने क्लास 10th में भी देखी हुई है। इसमें देखो क्या बन रहा है, Cu प्लस H2O। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन ये कॉपर ने ऑक्सीजन लूज किया तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन किसका काम कर रहा है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट का जो है वो काम कर रहा है। क्लियर है बेटा आपको? रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या, जो दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर से ऑक्सीजन को बाहर निकालता है, जो दूसरे मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन निकाल देता है वो हम लोगों के पास क्या रहता है, रिड्यूसिंग एजेंट जो है उसका काम करता है। और बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हो इसके, जैसे मान लो PbO है, इसके अंदर हाइड्रोजन डालो तो यहाँ पे Pb प्लस H2O बन जाएगा। ये सारा कॉमन सेंस पे है आगे। इवन इस मॉलिक्यूल को भी हाइड्रोजन जो है वो क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, कि 3Fe प्लस 4H2O जो है। मतलब इन केसेस में हाइड्रोजन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज हो रहा है, मतलब जो भी ऑक्साइड्स हैं उसके अंदर से ऑक्सीजन निकाल के अलग कर रहा है, और हमारे पास जो है क्या दे रहा है, वाटर जो है वो हमारे पास यहाँ पे अलग कर देता है, ठीक है। तो इसको अगर मैं जनरलाइज आपके सामने करूं तो आप अपने दिमाग में बिठा लो कि इसके साथ रिएक्शन करवाते कैसे हैं ये वाली, क्योंकि ये गैस है तो इसका घर कौन है, पैलेडियम। तो ये कैटलिस्ट यूजुअली पैलेडियम यूज करते हैं हम लोग हाइड्रोजन डालने के लिए उसमें, ठीक है ना। तो ये चीज आप अपने दिमाग में बिठा लेना कि पैलेडियम एज ए कैटलिस्ट यूज होता है जो इस रिएक्शन को करने में।
निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, तीनों काम करें, ठीक है, तीनों तीनों, कोई सा भी, निकल भी वही काम करेगा, प्लेटिनम भी वही काम करेगा, पैलेडियम भी वही काम करेगा। बेटा अब आगे देखना ध्यान से जरा, हम लोगों के पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, शायद आपको पिछले साल से याद हो, इसको हम लोग ना एल्कीन बोलते हैं, ठीक है। नहीं याद है तो आप अपने दिमाग में एक चीज उठा लो, जहां पे भी डबल बॉन्ड आ जाता है ना, आपने पढ़ा हुआ है ये वाला, उसको हम लोग एल्कीन बोलते हैं। इस एल्कीन को मैं हाइड्रोजन पास कर रहा हूँ, किसकी प्रेजेंस में, निकल ले लो, प्लेटिनम ले लो, पैलेडियम, तो ये किस में चेंज होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब इस डबल बॉन्ड का ब्रेक होके इसको भी हाइड्रोजन मिल जाता है, इसको भी हाइड्रोजन अपना अपना मिल जाता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ऐसी रिएक्शन, ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ना, उसको हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये शायद आप लोगों ने पिछले साल पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो कोई इसमें बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। जहां पे भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो कार्बन कंपाउंड के अंदर, उसको बोलते क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और जिसके अंदर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, उसको हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो, ये केमिकल प्रॉपर्टीज का पॉइंट है, अभी बता रहा हूं क्या, ध्यान से सुनना। तो क्या केमिकल प्रॉपर्टी है कि अगर मैं किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर कोई भी डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, कितनी भी चाहे मल्टीपल लोकेशंस पे ही क्यों ना प्रेजेंट हो, मतलब जैसे ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ तो नहीं लगेगा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल लोकेशंस पे ही क्यों ना प्रेजेंट, हाइड्रोजन अगर मैं निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम, कौन कौन से, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, 400-450 केल्विन के आसपास इसका टेम्परेचर है, ठीक है, 400 केल्विन के आसपास का टेम्परेचर है, अगर मैं यूज करता हूं तो सारे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हट के सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे, और सब जगह पे क्या फिट हो जाएगी, हाइड्रोजन फिट हो जाएगी। मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे पास किस में चेंज हो जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर जो है वो चेंज हो जाएगा। ऐसी रिएक्शंस को हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन। ऐसी रिएक्शंस को हम लोग यहाँ पे क्या नाम दे रहे हैं, हाइड्रोजिनेशन। मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना। कैसे कन्वर्ट करना, हाइड्रोजन डाल के उसके अंदर। ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस जो है वो हम लोग बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये जो है, मैं ये बता रहा हूँ कार्बन की चेन में, जैसे देख लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH 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 डबल बॉन्ड CH2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे निकल डाल रहा हूँ, हाइड्रोजन साथ में डाल रहा हूँ, 400 केल्विन टेम्परेचर भी डाल रहा हूँ, बोलो क्या होगा, CH3 CH2 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 CH3, सारे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट। इसको हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन का ऐड कर देना, तो समझ में आ रहा, मल्टीपल जो बॉन्ड्स प्रेजेंट है वो हट के हमारे पास सारे के सारे हाइड्रोजन्स जो है वो लग जाते हैं। मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, हम लोगों के पास एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। निकल प्लस, नहीं भाई, ये सारे एक साथ 400 केल्विन तो टेम्परेचर है, ये सब कुछ ही होना चाहिए तीनों कंडीशन में। मतलब इसकी जगह आप पैलेडियम भी ले सकते हो, प्लेटिनम भी ले सकते हो इसकी जगह। निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, कोई स्पेशल नाम हमने रिएक्शन में लिखेंगे इसमें हाइड्रोजन, समझा नहीं मैं तेरी बात, कोई सा भी लिख दो यार इसमें, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, कोई भी लिख दो। हाँ वो एज ए कैटलिस्ट नाम है इसका। मतलब कैटलिस्ट मालूम है आपको क्या होता है, कैटलिस्ट सुना हुआ वर्ड, पता है आपको क्या होता है? तुम लोगों को कैटलिस्ट क्यों नहीं पता क्या होता है, तुम्हें पता नहीं कैटलिस्ट के बारे में? सुन लो मेरी बात, कैटलिस्ट वो बंदा है जो आग में घी डाल रहा है, जैसे किसी की लड़ाई हो गई, आगे चुंग लगा दी, ठीक है ना, ये तो ऐसे मेरे को भी कह रहा था इसके बारे में, वो काम कर रहा है कैटलिस्ट, क्या कर रहा है, रिएक्शन को, रेट को फास्ट कर रहा है,
या स्लो कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, स्लो भी कर सकता है, ठीक है ना। और दूसरा क्या काम कर रहा है, ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, मतलब लड़ाई को आ रहा है, लड़ दूसरे रहे हैं, वो मजे ले रहा है बैठ के खड़ा होकर, आग लगाने का काम कर, ठीक है, वो कैटलिस्ट है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन आग लगा देगा आगे कि वो फास्ट हो, मतलब जो चीज होने वाली है वो तेज हो। ऐसी रिएक्शंस को हम लोग, मतलब ऐसी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट जो है वो बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ना एक और रिएक्शन दे रखी है बेटा, एनसीईआरटी की रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट है और यूजुअली बच्चे इसको मिस करके रखते हैं, ध्यान से देख लेना क्या ये है, हाइड्रो फॉर्माइलेशन ऑफ ओलिफिन्स। एक सेकंड, इसका नाम जो है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, इस रिएक्शन को ध्यान से देख लेना, ये क्या है मेरे को बताओ जरा फटाफट से, इसको क्या बोलते हैं, इसके कॉम्बिनेशन को सिनगैस बोलते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का कॉम्बिनेशन लिया हमने, किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, एक डबल बॉन्ड के साथ। जो डबल बॉन्ड होते हैं ना, मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में स्पेशली जो डबल बॉन्ड है उसको हम लोग ओलिफिन्स बोलते हैं, ओलिफिन्स, डबल बॉन्ड वाली कैटेगरी क्या बोल रहे हैं, ओलिफिन्स जो है वो बोल रहे हैं। अब देखो इसके अंदर हमारे पास क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ध्यान से देखना, ये ना मैं आपको याद करने का तरीका ही बता देता हूँ इसको, CH2 CH2 CHO। अब ये कैसे हुई ये रिएक्शन, ही देखना, ये क्या है हमारे पास H2CO, इसका कॉम्बिनेशन ले रखा है। अब आप अपने दिमाग में उठाओ, H अलग हो गया, CHO अलग हो गया, H अलग हो गया, CHO अलग हो गया, मैं यहां लिख रहा हूं ऊपर HCHO, सिर्फ याद करने का तरीका, H2CO था, H अलग CHO अलग कर दिया। अब क्या करो, इसके साथ ये जुड़ गया, इसके साथ ये जुड़ गया, अब डबल बॉन्ड बीच में से खत्म हो गया, देखो नीचे वही बनाया, ये आर कैसे बता पहले ये देखो, ये देख लो बेटा, डबल बॉन्ड था, इसमें क्या डाला, H2CO का कॉम्बिनेशन डाला, याद करने का कैसे तरीका अपनाओ, H2CO को HCHO लिख सकता हूँ, H अलग कर दिया, CHO अलग कर दिया, H अलग कर दिया मैंने याद करने के लिए, CHO मैंने अलग कर दिया। अब इसके ऊपर लिख दो, H अलग कर दिया, CHO अलग कर दिया, ठीक है। अब क्या करो, H को इसके साथ जोड़ दो, CHO को इसके साथ जोड़ दो, डबल बॉन्ड बीच में से हटा दो, तो देखो यही बन गया। अब देख कैसे, यहां पे मैं इसी चीज को दोबारा कर रहा हूं, ये बन गया। अब देख, अब ठीक है, सिंगल बॉन्ड बन जाएगी, सिंगल बॉन्ड आपस में जुड़ जाएगा, एक दूसरे के साथ आपस में क्या होगा, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में देखो, अब इस रिएक्शन को देखो पूरा सीधा करके कैसे लिख सकते हैं, CH कितने हैं टोटल, 2 है ना, H और H एक कार्बन पे 2 जुड़े हुए हैं, CH2 लिख दिया यहाँ पे, फिर क्या CH2 लिख दिया, फिर क्या CHO। तो ये हमारे पास देखो, एक चीज और याद रखो, कहीं पे भी केमिस्ट्री में आपको CHO ग्रुप दिखे, ये हम लोग ना अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत डिटेल में देखने वाले हैं ये सारी चीजें। इस ग्रुप को अभी के लिए याद रख लो, क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक है, नाम है इसका क्या, एल्डिहाइड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एल्डिहाइड बोलते हैं। अब इस अगर एल्डिहाइड को अगर मैं आगे फिर हाइड्रोजन डाल दूं तो ये किस में चेंज हो जाता है, देखना जरा ध्यान से, R CH2 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 OH। ये क्या है, केमिस्ट्री के अंदर कभी भी अगर OH ग्रुप आ जाए तो उसको एल्कोहल बोलते हैं। इतना इन्होंने घटिया काम किया था ना पिछले साल, कार्बन कंपाउंड्स चैप्टर हटा के, ठीक है ना, मतलब क्या ही इतना नुकसान हुआ तुम लोगों का। अब देखो ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें नहीं पता, ठीक है ना, जो कि ये है सारा कौन से वाला काम है, 10th वाला, कोई बात नहीं, हम लोग ना एक काम करेंगे, अभी बीच में किसी दिन एक बार ये थोड़े से बेसिक्स, जब नेमिंग वगैरह स्टार्ट कराऊंगा ना मैं, तो फिर उसमें कवर अप होंगे। अभी के लिए आप याद रख लो ये वाले जो है ना प्लीज, ठीक है, कि ये CHO ग्रुप वाले को हम लोग एल्डिहाइड बोल देते हैं, OH ग्रुप वाले को एल्कोहल बोल देते हैं, और
एल्डिहाइड में हाइड्रोजन डालते हैं तो अल्कोहल बनता है, एल्डिहाइड में हाइड्रोजन डालते हैं तो हमारे पास किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, अल्कोहल्स का जो है वो फॉर्मेशन हो रहा है। होते क्यों है, ठीक है ना। देखो एक्चुअल में ना जब H2 प्लस CO करते हैं ना तो ये HCHO बन जाता है। जब H2CO करते हैं ना इसको, ये जो है ना फॉर्मेल्डिहाइड है, इसका जो नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, इसलिए इसको हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन जो है वो बोलते हैं, H2CO के कॉम्पाउंड, ठीक है। बाकी देखो यही एक पर्टिकुलर ऐसी रिएक्शन है जो सीधी की सीधी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है, जो शायद तुम लोगों को थोड़ा सा एक गैप लगा हो, लेकिन ऑर्गेनिक जब करेंगे हम लोग आगे डिटेल में तो ये चीजें कवर अप होती रहेंगी। और बाकी आज वाला लेक्चर देख लो एक बार, तो डाउट है तो मुझे